वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अल्लामा काजी अहमद नूरानी। आप मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त जो है वो डिबेट में है कि इस वक्त जो इज़राइल है उसकी मोनोपोली तमाम अरब ममालिक में इस वक्त हावी होती जा रही है। अभी हाल ही में यूएई ने इसको सफारती ताल्लुकात से बहाल किया, उससे पहले भी कुछ अरब ममालिक हैं उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है। मेरा सवाल ज़रा यहाँ पर मजहबी एस्पेक्ट से ये है कि कुरान और हदीस की रोशनी में यहूदियों के बारे में उनको मलून करार दिया गया वाज़े अल्फाज में। ज़रा आप इसके बारे में थोड़ी और मुफस्सिल रोशनी डाल दें। ये हकीकत है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यहूद व नसारा की भरपूर मजम्मत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उखरिजल यहूदा व नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, अरब से यहूद व नसारा को निकाल बाहर करो। लेकिन ये इस वक्त के जो मौजूद अरब हुक्मरान हैं ये इस्लाम के इनकलाबी फलसफे से ना वाकिफ हैं। जिहाद से रुगरदाने के सबब ये इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं। इनकी कमज़ोरियों के सबब अब सूरत हाल ये है कि दुनिया की तमाम ताकतें इनसे अपने मफादात के लिए वो सब कुछ करवा लेती हैं जो नहीं होना चाहिए। मुत्तहदा अरब इमारात की तरफ से इसराइल को तस्लीम करना आलम इस्लाम के सीने में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। इससे पहले जिन ममालिक ने तस्लीम किया, मिस्र ने और दीगर ने, उन्होंने भी इस्लाम की बेवफाई की और उसकी पैदाशुदा सूरत हाल में पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे। हमसे कहा जाता है कि आपको इससे बेशुमार फवायद होंगे। हम ये सवाल करते हैं कि सबसे पहले तुर्की ने तस्लीम किया था इसराइल को, क्या तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया गया? क्या तुर्की को फायदा मिला? तो इसराइल को तस्लीम करने वालों को ना कोई दुनियावी फायदा मिलेगा ना उखरवी, बल्कि रुसवाई, जिल्लत, नाकामी उनका मुकद्दर बनेगी। और इसराइल को तस्लीम करने का मकसद ये है कि आप लाखों फलस्तीन के शोहदा की कुर्बानियों का सौदा कर रहे हैं, आप उन्हें शोहदा से गद्दारी कर रहे हैं। आपने जो कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह की वहदानियत के बजाय दुनियावी बुतों की पूजा कर रहे हैं। तो अरब ममालिक का ये अमल और बाज़ दीगर ममालिक का ये इंडिया देना कि वो भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करेंगे, ये मुसलमानों से गद्दारी के मुतारादिफ है और दुनिया भर के मुसलमान ऐसे गद्दारों को हरगिज माफ नहीं करेंगे। अच्छा, वाज़े इस्लामी तालीमात हैं हदीस में और कुरान पाक में, अल्लाह पाक फरमाते हैं यहूदियों के हवाले से, लेकिन वजह क्या है? ये सवाल मेरे जहन में बार बार खटक रहा है कि क्यों गालिब आते जा रहे हैं ये यहूदी, सेहूनी, अरब और अजमी पे। सवाल दोहराइएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब एक वाज़े हमें अहकामात मिलते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये जो सेहूनी ताकतें हैं ये अरबी और अजमी पर क्यों गालिब आते जा रहे हैं? देखिए, वाज़े अहकामात कुरान के अपनी जगह पर हैं कि तुम लोग हरगिज कभी मगलूब न होगे। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम कभी गम ना करो, तुम मुसीबत का शिकार न होगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ईमान वाले हो। जब आपका इज्तिमाई तौर पर ईमान कमजोर पड़ जाए, आप अल्लाह वहदहू ला शरीक के बजाय दुनियावी ताकतों पर एतमाद करने लगे, आज से भूल जाएं कि आपका माजी क्या था, आप जिहाद का रास्ता तर्क करके कुफ्फार के दोस्ती के दाम में फंसना शुरू कर दें, तो इसके माने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीदें आपने छोड़ दी। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता सही तो सही और काफरी क्या है? तो ये काफरी का अंदाज है। अगर दुनिया के मुसलमान हुक्मरान आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से लो लगाएं और ये समझ जाएं कि इस्लाम की हक़ानियत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुसलमानों से वादा है, वो अल्लाह पर तवक्कुल करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमाएगा और ये कामयाब व कामरा होंगे। ठीक है अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इरफान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अल्लामा साहब ने भी कही, अरब ममालिक के हवाले से बात की उन्होंने। एक तो अब हम देख रहे हैं दुनिया में ब्लॉग्स बन गए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि टर्की है, मलेशिया है, ईरान है, पाकिस्तान भी साथ में। पाकिस्तान तो अभी तक 3 में ना 13 में वो सऊदी अरब के साथ भी खड़ा हो जाता है, वो इधर भी खड़ा हो जाता है। एक तरफ ये ब्लॉक बन गया, एक तरफ सऊदी अरब हो गया, खलीजी रियासतें हो गई, यूएई वगैरह और यमन, ये सब हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि टर्की ने अभी बड़ा स्टैंड लिया है इस पर और उन्होंने कहा जी हम यूएई से अपने सफारत एम्बेसडर को बुला लेंगे, लेकिन उनका अपना सफारत खाना है इजराइल में मौजूद है, साथ साथ उनके 2 अरब डॉलर के कारोबार भी हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं, सब कुछ हैं। ये डबल फेस नहीं है टर्की का? क्योंकि टर्की तो इस वक्त एक तो खिलाफत उस्मानिया और ये अभी अर्तुगरल ड्रामे भी दिखा रहा है और हमें वार्म अप भी कर रहा है, हमें हमारी हिस्ट्री भी बता रहा है, और दूसरी तरफ उसका ये फेस नजर आ रहा है।
देखिए, हमें जो है ये चीज़ जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये जो है बैतुल मुक़द्दस जो है खलीफा दोम हज़रत उमर के दौर से मुसलमानों के पास है, यानी कि मुसलमानों ने फ़तह किया। तो ये और जो है जो जब से ये फ़तह हुआ तो मुसलमान दौर में ही यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के साथ अदल इंसाफ से काम लिया गया, मतलब जो हमने तारीख़ में पढ़ा है। और मुसलमानों ने यहूदियों के साथ वो सलूक नहीं किया है जो इसराइल बनने के बाद फ़लस्तीनियों के साथ हुआ है। ये भी एक तारीख़ है इस खित्ते की, जो जिसको हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान का एक जो है उसूली मौक़िफ़ है क़याम पाकिस्तान से पहले से बर्रे सग़ीर के मुस्लिम कायदीन का मुश्तरका एक नज़रिया है, एक मौक़िफ़ है, एक मुनसिफ़ाना है, आदिलाना है कि जो ये फ़लस्तीन की जो रियासत है यहाँ पे जो अक्सरियती आबादी है उसका हक़ हाकमियत है और जमहूरियत है तो दूसरों को भी लिया जाएगा, लेकिन मकामी जो वहाँ के लोग हैं। मुसलमान या जो अरब मौक़िफ़ ये नहीं रहा है कि जो है ये पाकिस्तानी या जो है वो ईरानी या जो है वो दूसरी जगहों का अरब या मुसलमान जो है जाके वहाँ का शहरी हो गया, ये कभी भी नहीं रहा है। यानी फ़लस्तीन का मकामी जो है वो फ़लस्तीनी, उसका पहला हक़ है इसके ऊपर, और वही उसकी जो है हक़ हाकमियत जो होता है, मतलब जो है जो आजकल के जो उसूलों और जो इस्तिलाहात के मुताबिक ये है। अब ये तुर्की के जो मसाइल है उसको मेरा ख्याल ये है कि वो तुर्की के लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि तुर्की की जो सुकूत हुआ जो है उस्मानी सल्तनत का, तो उसके बाद वहाँ पर कोई मतलब एक सेकुलर निज़ाम हुकूमत रहा है और ये सारे ताल्लुकात उस दौर के, और नेटो का भी वो रुकन मुल्क है, तो उसके मामला थोड़े मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान से। और पाकिस्तान जो है एक नया मुल्क है, मतलब बड़े सग़ीर में जब अंग्रेज जा रहे थे तो मुसलमानों ने अपनी अक्सरती इलाके पर अपना हक मांगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल स्टैंड है फ़लस्तीन पॉलिसी है वो जिन्ना साहब की है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, अल्लामा इकबाल की है, हत्ता के जो मोहम्मद अली जौहर थे उन्होंने तो मतलब जो है वो वसीयत की थी कि बैतुल मुक़द्दस में दफन हो, यानी क़याम पाकिस्तान से पहले की बातें। तो मसला ये कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो सऊदी अरब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए शुरू से। यानी कि जिन्ना साहब ने, अल्लामा इकबाल ने, मोहम्मद अली जौहर ने आले सऊद से नहीं पूछा था, सऊदी बादशाह से या आले शेख से नहीं पूछा था कि हम फ़लस्तीन की क्या पॉलिसी बनाएंगे। हमारा जो मौक़िफ़ था या जो हमारे जो अजदाद का जो मौक़िफ़ था बानियान पाकिस्तान का, या भले जो है बरसग़ीर की जो गैर मुनक़सिम हिंद के जो मुस्लिम कायदीन का, वो एक क्लियर मौक़िफ़ था, उसका उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। आज भी हमें उसी मुनसिफाना मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहना चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात ये कि जो है ये जो मतलब जो भी चलता रहा पसे पर्दा, ये जो कसूरी साहब या मुशर्रफ साहब या जो भी था, लेकिन क्या पाकिस्तानी कौम ने कभी भी इसराइल को तस्लीम किया है? मतलब आप रेफरेंडम करा लें, नहीं किया है। सारे बहाने कि ये इक़्तिसादी मुश्किल या सिफारती मुश्किल कुछ भी हल नहीं होने वाली है, झूठ बात है। किस मुल्क का सिफारती मसला हल हुआ है? सबसे बड़ा तो जो है यासिर अरफात ने मुआहिदा किया था ओस्लो से, अब तक जो है 61% मगरबी किनारा जो है वेस्ट बैंक, उस पर फिर भी इसराइल का कब्जा रहा था, जो कि ओस्लो के तहत कम से कम वो मगरबी किनारा मिल जाता। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस जिसको यरूशलेम कहें, तो उसके ऊपर भी जो है वो पूरा का पूरा कब्जा है उसका। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि नहीं, इस पे इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप। ये आपको क्या लगता है, ये सब महज टेबल टॉक रहती है या वाकई कोई प्रैक्टिकली कोई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं साबिर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप चूँकि फ़लस्तीन फाउंडेशन के सरबराह भी हैं और एक्टिव भी रहे हैं और कर भी रहे हैं सारा कुछ, सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं हो गया, कश्मीर हो गया, रोहिंग्या हो गया, और भी बहुत है। मसला किसी मुल्क का नहीं है, मसला मेन जो है वो आपकी पॉलिसीज़ का होता है। हमारी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं रही है। अब जैसे इरफान साहब ने बड़े हवाले दिए, अभी कसूरी साहब को भी मैं लाइन पे लूँगी, प्रोड्यूसर साहब कसूरी साहब से भी कॉल मिलाइएगा। उनके वक्त में भी खुफिया ताल्लुकात रहे, ठीक है, मुशर्रफ ज़िया दौर में हमने देखा। यहाँ तक सुनने में आया है, मुझे एक राइटर है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि असलहे की ख़रीदारी भी पाकिस्तान ने की थी ज़िया दौर में, जब जिहाद का वक्त था। इरफान साहब शायद इसको सेकंड करें, मेरे नॉलेज में ये बात आई थी, लेकिन इसको मैं चाहती हूँ कि कंफर्म करें आप। साथ साथ इंटेलिजेंस रवाबित भी रहे हैं, तो ये तो खुफिया तौर पे तो ताल्लुकात बहाल रहे हैं, सिर्फ सिफारती तौर पे तो वही बात आ गई पॉलिसी के ऊपर। देखें, इसमें वही बात है कि जो पहली बात यही है कि जो दुनिया के मजलूम हैं, कोई भी हैं, किसी भी कौमियत से हैं, हमारा जो कायद-ए-आज़म के जो उनकी जो बताई हुई जो एक रास्ता है, जो उनकी तालीमात हैं, हमें उसको देखना है कि उन्होंने हमारे लिए क्या पैरामीटर्स छोड़े, उन्होंने खारजा पॉलिसी के क्या सुनहरे उसूल बयान किए। जो खारजा पॉलिसी बनाई गई थी वो बिलाखिर बानी पाकिस्तान के जो उसूलों के मुताबिक ही कायम की गई ना, तो उसमें ये वाज़ेह था कि पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है कि जो दुनिया में कहीं भी होने वाले जुल्म के ऊपर खामोश नहीं बैठेगा। यही वजह है कि हमने साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, जो मजलूम थे, हमने उनका भी साथ दिया, और जो कश्मीर के लोग हैं उसी उसूल की वजह से
हम कहते हैं कि कश्मीर भी हमारा है और उसे आज़ाद होना चाहिए, और यही उसूल हमें मजबूर करता है कि हम ये कहें कि फ़लस्तीन भी हमारे हैं, फ़लस्तीनी लोग, और हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। लिहाजा जो भी लोग ये खुफिया रवाबित करते हैं, मैं इस पर बहुत क्लियर हूँ, पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये वही लोग हैं। लेकिन इरफान साहब, जब तक हम ज़ाती मफादात के लिए हमारे अपने अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिकली ले लें या वैसे हमारे अपने सियासी खलफशार इतने ज़्यादा हैं, जब हम है ही नहीं एक पेज पे, तो हम किसी दूसरे मुल्क के लिए वो पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे, हम उस पर इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, हम दीगर ममालिक को किस तरह कन्विंस करेंगे। ये खुशी साहब ने तो अभी फरमा दिया था कि जी सऊदी, मतलब नाम नहीं लिया था सऊदी अरब का, आपने देखा ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए, उन्होंने 3 अरब दिए थे, 1 अरब फ़ौरन वापस मंगा लिया, उधार तेल भी बंद कर दिया, मतलब जो भी उन्होंने एक्सक्यूज़ेस दिए, लेम एक्सक्यूज़ेस जी, इकॉनमी हमारी ख़राब हो गई। लेकिन समझ तो सबको आता है, जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे, पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं होगा, आप किसी मुल्क को नहीं कन्विंस कर सकते। देखिए, बाद में सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, कसूरी साहब जो है वो सीनियर आदमी है, डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो उन्होंने खुद जो है वो अपने बारे में ये कहा था कि नाइदर डव नॉर हॉक, तो वो तो मतलब एक सेंटर की पोजीशन है उनकी, जो उन्होंने खुद जो है अपनी जो है वो मेमोइर्स लिखे हैं, तो उसमें भी उन्होंने क्लियर की है कि वो ना इंतहा पसंद है और ना ही जो है वो अमन की ऐसी फाख्ता है कि मतलब जिस तरीके से जो है समझा जा रहा है। दूसरी बात जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और कसूरी साहब समेत जो जितने भी जो है हुक्मरान या हाकिम तबका या एस्टेब्लिशमेंट है, क्या 73 में हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे? मैं पूछना चाहता हूँ। 71 में सुकूत पाकिस्तान हुआ था 16 दिसंबर को, क्या 73 में जब जंगे रमजान योम किपर की जो जंग थी इसराइल की हुई थी शाम के साथ, मिस्र के साथ, क्या हम उस वक्त ज्यादा स्ट्रांग थे या आज ज्यादा स्ट्रांग है? मैं पूछना चाहता हूँ। यकीनन जो है जो भी होशमंद आदमी है वो कहेगा कि आज हम ज्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था। पायलट सत्तार अलवी शाम के तैयारे में बैठकर जो है इसराइल का तैयारा मार गिराता है 73 की जंग में, पाकिस्तान का पायलट ऑफिसर एयरफोर्स का। तो हम उस दौर के अंदर कैसे जो है इतने बहादुर थे? क्योंकि उस दौर में जो है हमारे दरमियान जो है एक नजरियाती जो पाकिस्तान की जो नजरियाती असास है उस पर कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं था, और कोई भी कौम अपने नजरिए से कंप्रोमाइज करके सर्वाइव नहीं कर सकती है। ये बात जहन नशीन रहे, यानी कि ये 2 नेशन 1 नेशन का मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारी एक नजरियाती असास है। हमें क्या मतलब जो हमारे अजदाद को पड़ी थी कि इस बरे सगीर में जहाँ पर जो आज भी जो है इंडिया के अंदर ये बात होती है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा मतलब जो हमारी तादाद है, तो भाई आपकी तादाद है क्या? मसलन कभी जो है वो RSS के गुंडे आके आपको जो है वो जो चाहे आपके साथ कर लेते हैं, ठीक है। आपको आसाम में जो है जानवरों से बदतर हालत में रखा जा रहा है। तो मतलब ये सिर्फ जो है भाषण देने के अंदाज की बात नहीं करें। मसला ये है कि पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था उनके सामने ये सारी सूरत हाल पहले से थी। आज भी आपको सलाम करना चाहिए बानियान पाकिस्तान की उस हिकमत पे कि ये जो है 4 सूबे और जो भी जो हमें मिला है ये एक नेमत थी, यानी कि आप यहाँ पर जो है इज्जत से सर उठा के जी सकते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम जो है इस्लाम पे अमल करने की या मुसलमानों की सजा नहीं दी जाएगी। तो मसला ये है कि आप अपने उस नजरिए से पीछे हटेंगे तो फिर कहाँ तक पीछे? चेयरमैन साहब, अब क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान को जो एक रिएक्शन नजर आ रहा है, वो वाकई क्लियर है कि हम अभी भी फ़लस्तीनियों के साथ हैं, या कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे सऊदी अरब ने UAE को आगे कर दिया था, हमें भी कोई डिक्टेशन मिल जाएगी? देखिए, जो फ़लस्तीन का मसला जो है जुदा है। अगर फ़लस्तीन के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लिया और ये जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मसलन ठीक है दफ्तर खारजा की जो डिप्लोमेटिक जो है वो मजबूरियाँ होती हैं और जो सिफारती आदाब हैं, जो मतलब जो रिवायात हैं उसके तहत वो एक मतलब एक नपातुला जो है एक रिएक्शन या कमेंट्स जो है पास होते हैं, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन बात ये है कि फिर कश्मीर पे आपका स्टैंड कहाँ मतलब जो है एग्जिस्ट करेगा? वो पूरी एक मुमलिकत है। कश्मीर तो इंडिया के अंदर जो है एक सिर्फ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यानी पूरा मेनलैंड इंडिया तो कोई कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेड नहीं है। फ़लस्तीन तो एक स्टेट है, लेकिन फ़लस्तीन तो पूरा का पूरा डिस्प्यूट है, पूरा का पूरा। यानी कि जिस सरजमीन पर इसराइल ने अपना जाली वजूद कायम किया है ये पूरा का पूरा फ़लस्तीन है। यानी कि इधर तो बनता ही नहीं है। इंडिया तो एक कदीम मुल्क था और जो है ये सब चीज़ें हुई थी, और हम एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर जो है ये पिछले जो है 70 अशरों से अपना जो है एक जो है तवील जो है जदोजहद की है हमने, हमारी पाकिस्तानी कौम ने उसके ऊपर स्टैंड लिया और हम सब एक पेज पर हैं उस पर। लेकिन जब अगर फ़लस्तीन जो कि पूरा का पूरा एक स्टेट है उसके ऊपर जो है जिसका क्लेम ही नहीं है,
तो आप तो वहां पर समझे कि उस जगह के इंडिया को जो है आप तस्लीम कर रहे हैं, और यहाँ फिर इंडिया के खिलाफ आपके पास मॉरल कौन सी जो है जस्टिफिकेशन रहेगी। फलस्तीन पर विड्रॉ करना या फलस्तीन पर वो कॉन्सेंसस मान लेना कि जो जमहूरी उसूलों के खिलाफ है, जो खुद लीगलिटी के खिलाफ है। अब मतलब कानूनी पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए कि 1949 में ही ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने इसकी इंटरप्रिटेशन कर दी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो मेंबरशिप के उसूल होते हैं, 5 उसूल थे, उसमें सबसे पहला उसूल होता ही यही है कि मतलब जो है वो सरजमीन के अपने लोग होंगे जो आज़ादी का ऐलान करेंगे। ये तो है ही गैर मकामी गैर मुल्की यहूदी है, तो मतलब ये कैसे कर सकते हैं? ठीक है, फिर मेरे सवाल की डेप्थ आप नहीं समझे। हाँ, मैं यही समझ कह रही हूँ कि अभी मैं कह रहा हूँ कि लीगल पोजीशन की हमारे ISI चीफ हमारे बाजवा साहब सऊदी अरब का दौरा, इसमें तो फलस्तीन, इसमें जो एजेंडा पे फलस्तीन नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ जिस तरह सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब का अभी यमन के बारे में सुन रहे हैं कि शायद वो भी एक्सेप्ट कर लेगा इसको, इस तरह की रूमर्स आ रही हैं ओमान के ऊपर, और ये मैंने सॉरी बहरीन और ओमान, इनके ऊपर, क्योंकि ये मैं उनका स्टेटमेंट सुन रही थी उसका इजरायली वजीर खारजा का, तो उसने ये बात खुल के कही थी कि बहुत अच्छा इकदाम है, UAE ने एक्सेप्ट कर लिया, फ़ायदे में रहेगा। और अब एक और अरब कंट्री जिसके बारे में इन्होंने बताया है। तो मेरे सवाल ये है कि क्या इस हवाले से पाकिस्तान को कोई डिक्टेशन मिल सकती है? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर रहा है, आज से नहीं है। मतलब एक तवील अरसे से प्रेशर में है। यमन की जंग पर भी हम प्रेशर में थे। ये अनवर करकाश जिनका आपने नाम लिया थोड़ी देर पहले, ये अनवर करकाश ने धमकी दी थी पाकिस्तान को, यमन के मसले पे न्यूट्रल नहीं रहो वरना जो है मतलब जो आपको जो है सबक सिखाया जाएगा, या इस किस्म की जो है 2015 में इनकी एक खुली धमकी थी हमारे लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए। इसी तरीके से सऊदी अरब का जो हुक्मरान खानदान के जो करीबी हैं आल रशीद के अब्दुर्रहमान, उसने अरब न्यूज के अंदर कॉलम लिखा था कि पाकिस्तान को फिर हम कोई किरदार अदा करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो ये धमकियां अपनी जगह हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है कि इनकी धमकियों के आगे ढेर हो जाएगा और अपनी नजरियाती जो मौकफ है, आपको लगता है पाकिस्तान इतना मजबूत है? मेरा ख्याल ये है कि जो है पाकिस्तान ही इनका बड़ा भाई हुआ करता था। अगर जो है ये ज़ियाउल हक साहब जो है, अगर वो जो सबसे संगीन स्ट्रेटेजिक गलती जो उन्होंने की, जिसकी वजह से सऊदी अरब बड़ा भाई बन गया, अगर वो ना करते तो हम ही इनके बड़े भाई होते थे, हम ही ने इनके सहराओं को गुलोगुजार किया है। अगर जो है तारीख पढ़े, हमारे जितने भी तारीख की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी आपसे ये बात कर रही हूं कि अभी जो हमारे मुफादात हैं मुल्कों के अपने पॉलिसीज के हवाले से, तो वो डायमेंशन चेंज हो चुकी है। यही कह रहा हूँ कि भाई जो है हम बड़े भाई क्यों थे? इनके जो है इन जो अरब ममालिक की जो तामीर और तरक्की के अंदर जो खून पसीना किसका है? पाकिस्तानियों का। इनकी एविएशन इंडस्ट्री किसने खड़ी की है? इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, यूएई सऊदी दोनों, GCC पूरा का पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट के अलावा था कहाँ? यानी कि पाकिस्तान ने इनको अपना सगा भाई समझकर इनके लिए जो है मेहनत की है, तो ये आज इस हाल को पहुंचे। लेकिन इन्होंने हम पर जो है गैरों को तरजीह दी है। शिकायत तो हमें होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि नेचुरली, लॉजिकली, हिस्टोरिकली, रिलीजियसली, लीगली, मॉरली, मतलब किस स्टैंड पॉइंट से ये इसराइल के साथ खड़े हैं वो तो बता दें। कोई आर्गुमेंट तो हो। कोई पूछने वाला है अभी तक इनसे? लाजमी बात है कि कोई तो पूछने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अरब अवाम, मुस्लिम पब्लिक ओपिनियन का इनको खौफ ना होता तो ये 25 साल से खुफिया क्यों थे? ठीक, अमारात 25 साल से खुफिया है। ये लोग ये खुफिया रहने पे क्यों मजबूर है? सऊदी अरब आज भी डरा हुआ है क्योंकि अरब और मुसलमान रायामा बेदार है, खबरदार है, और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में है। और सिर्फ हम मुसलमान या अरब की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है वो रेसिज्म के खिलाफ है, जो ज़ायनिस्ट जो एजेंडा है उसके खिलाफ है। लोगों को जब हकाइक बयान होंगे या जो उनके सामने खुलेंगे तो वो मजम्मत करेंगे। और अभी भी वो फलस्तीन के साथ हैं, और अभी भी वो फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक की कश्मीर से ज्यादा हिमायत करते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड कंसेंसस है पब्लिक ओपिनियन का। ठीक है, चले नाज़रीन, आप ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। उनसे बात करेंगे कि जो इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो UAE का स्टैंड है, पाकिस्तान का रद्द अमल क्या है और मुस्तकबिल की पॉलिसी को वो कैसे देख रहे हैं। इस ब्रेक के बाद